केंद्र का किसानों को तोहफा, अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज में 1.5% की छूट का ऐलान। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी परियोजना परिव्यय को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया गया। इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% की ब्याज छूट को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ECLGS स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। 1,51,564 करोड़ रुपए कहां गए? कागज दिखा बीजेपी का केजरीवाल सरकार से सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने सूचना का अधिकार के तहत हासिल जानकारी मिलने का दावा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार से 1,51,564 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कागजात दिखाते हुए कहा कि 4 साल से दिल्ली सरकार ने CAG की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया है। आप सब जान करके हैरान होंगे कि हर सरकार की प्रति वर्ष CAG रिपोर्ट जारी होती है। CAG रिपोर्ट दिल्ली की भी हर साल जारी होती थी, लेकिन आज मीडिया के थ्रू हमारे दिल्ली वासियों को और देश में जो लोग दिल्ली से मतलब रखते होंगे उनको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल से CAG की ऑडिट रिपोर्ट टेबल ही नहीं की गई। अगर आप CAG ऑडिट रिपोर्ट नहीं लाते हैं, जनता के सामने विधानसभा में नहीं लाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जितनी बातें कर रहे हैं सब गोल 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 घुमा रहे हैं, कोई बात भी प्रामाणिक नहीं है। दिल्ली कर्जे में है या दिल्ली लाभ में है, दिल्ली का किस डिपार्टमेंट का कितना नुकसान हुआ, दिल्ली का कौन डिपार्टमेंट थोड़ा फायदा ले रहा है, दिल्ली के आम लोगों को जो यहाँ पे अक्सर ये समस्या होती है, साफ पानी कैसे मिले, सबको पानी कैसे मिले, गलियों की स्थिति कैसे ठीक हो, कूड़े का पहाड़ कैसे ठीक हो, ये सारी समस्याओं के लिए जब एक चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसका नाम होता है हमारा बैलेंस शीट, हम कहां खड़े हैं। और ये सरकार क्या, ये तो परिवार में भी एक व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 4 वर्षों से CAG की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं किया। बिल्किस बानो के गुनाहगारों की रिहाई पर भड़के ओवैसी। गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप के आरोपियों की रिहाई को असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव से जोड़ा है। AIMIM के मुखिया ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाल किले से प्रधानमंत्री महिला संकल्प का संकल्प दिलाते हैं, वहीं गुजरात में ऐसा फैसला लिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव से पहले भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा किया है। ओवैसी ने कहा कि गैंगरेप में उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपियों की रिहाई से मुसलमान समुदाय में बहुत गलत संदेश गया है। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप।
जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आज़ादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आज़ादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं, और ये काम होता है। हम इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ ज़बानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं उनको। ये आपकी मोहब्बत है। जम्मू के 2 घरों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों के मिले शव, इलाके में हड़कंप। जम्मू कश्मीर में एक परिवार के 6 सदस्य अपने घर में आज संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान सकीना बेगम, उसकी 2 बेटियों नसीमा अख्तर और रुबीना बानो, बेटे जफर सलीम और उसके 2 रिश्तेदारों नूर उल हबीब और सजाद अहमद के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि स्टेशन पर रात 10 बजे श्रीनगर से एक शहजादा नाम की महिला ने फोन कॉल किया था, जिसने मामले की जानकारी दी। महिला ने बताया उसका भाई नूर उल हबीब फोन रिसीव नहीं कर रहा है और महिला ने आत्महत्या का शक जाहिर किया। इस जानकारी के बाद सिद्रा पुलिस स्टेशन और नारगोटा पुलिस की टीम एसआई मजीद हुसैन और एसएचओ बेशब प्रताप मौके पर पहुंचे और पाया कि घर भीतर से बंद था। पुलिस ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पता चला कि घर से दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद घर के दरवाजे को तोड़ पुलिस भीतर गई, जहां परिवार को शव मिले। जो हमारे चौकी गए हैं 9:45 पर पता लगा है, जो फोन आया 9:45 पर आए, तो तकरीबन 10 बजे इधर ही थे सारे स्टाफ। तो कितनी फैमिली के, एक ही फैमिली है कि अलग अलग फैमिली ये अलग अलग है। जो यहाँ का है ना, जो जिसका नाम है अदीब रहमान, ये कश्मीर का है। जो 2 फैमिली है वो 2 की है। तो क्या लगता है आपको, कौन क्या पता, कोई मर्डर हुआ है, कुछ खिलाया हुआ है? वो आगे कर रहे हैं, ड्राइवर कर रहे हैं, उसमें पता लगेगा, अफसर कर रहे हैं। तो रात को डेड बॉडी कितने बजे लेके गए थे यहाँ से तकरीबन 1 बजे लेंगे। 1 बजे? 1 बजे का टाइम था ना यहाँ, 1 बजे। तो इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? किसी ने फोन किया कि यहाँ पे डेड हो गई। एनआईए सूत्रों का दावा, दहशत फैलाने के लिए की गई थी प्रवीण कुमार नेतारू की हत्या। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रवीण की हत्या को लेकर आज सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे शहर में प्रवीण कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एनआईए के सूत्रों का कहना है कि हत्यारों का मकसद इलाके में दहशत फैलाना था। प्रवीण की हत्या के आरोपियों ने पूछताछ के दौरान इसका खुलासा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में जाकिर साहब नूर मोहम्मद, शफीक बेल्लारे, शेख सद्दाम हुसैन और मोहम्मद हैरिस को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि हमलावरों का इरादा प्रवीण कुमार की हत्या करने का नहीं था। हमलावर मसूद की हत्या का बदला लेने और स्थानीय लोगों में दहशत फैलाना चाहते थे। गौरतलब है कि 19 जुलाई को मसूद की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।